भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पहचान रखने वाली इंदिरा गांधी का जीवन परिचय काफ़ी रोचक है। उनका इंदु से लेकर इंदिरा और फिर प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र न केवल प्रेरणादायी है बल्कि भारत में महिला सशक्तिकरण के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय भी है। उन्होंने 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यस ज्ञान नॉलेज। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इंदिरा का जन्म देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले मोतीलाल नेहरू के परिवार में हुआ था। इंदिरा के पिता जवाहरलाल एक सुशिक्षित वकील एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सदस्य थे। वो नेहरू जी की इकलौती संतान थी। इंदिरा अपने पिता के बाद दूसरी सर्वाधिक कार्यकाल के लिए कार्यरत रहने वाली प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा में बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी। उस समय भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की एक रणनीति में विदेशी ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना भी शामिल था और उस छोटी सी उम्र में इंदिरा ने विदेशी वस्तुओं की होली जलते देखी थी, जिससे प्रेरित होकर 5 वर्षीय इंदिरा ने भी अपनी प्यारी गुड़िया जलाने का फैसला किया था, क्योंकि उनकी वह गुड़िया भी इंग्लैंड में बनाई गई थी। जब इंदिरा गांधी 12 वर्ष की थी तो उन्होंने कुछ बच्चों के साथ वानर सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया। इसका नाम बंदर ब्रिगेड रखा गया था, जो कि बंदर सेना से प्रेरित था, जिसने महाकाव्य रामायण में भगवान राम की सहायता की थी। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में इस समूह में 60,000 युवा क्रांतिकारियों को भी शामिल किया गया, जिन्होंने बहुत से आम लोगों को संबोधित किया, झंडे बनाए, संदेश दिए और प्रदर्शनों के बारे में जानकारी आम जनता तक पहुंचाई। ब्रिटिश शासन में होते हुए ये सब करना एक जोखिम भरा उपक्रम था, लेकिन इंदिरा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से खुश थी। इंदिरा गांधी की शिक्षा पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास कर और पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन से भी थोड़ी शिक्षा हासिल की। इसके बाद वह स्विट्जरलैंड और लंदन में सुमेरविल्ले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गई। 1936 में उनकी मां कमला नेहरू तब तक बीमार हो गई थी। पढ़ाई के दिनों में ही इंदिरा ने स्विट्जरलैंड में कुछ महीने अपनी बीमार मां के साथ बिताए थे। इंदिरा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य बनी तो उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। फिरोज गांधी तब तक एक पत्रकार और यूथ कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य थे। 1941 में अपने पिता की असहमति के बावजूद भी इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह कर लिया था। इंदिरा ने पहले राजीव और उसके 2 साल बाद संजय गांधी को जन्म दिया। इंदिरा का विवाह फिरोज गांधी से जरूर हुआ था, लेकिन फिरोज और महात्मा गांधी में कोई रिश्ता नहीं था। फिरोज उनके साथ स्वतंत्रता के संघर्ष में साथ थे, लेकिन वो पारसी थे, जबकि इंदिरा हिंदू, और उस समय अंतर्जातीय विवाह इतना आम नहीं था। दरअसल इस जोड़ी को सार्वजनिक रूप से पसंद नहीं किया जा रहा था। ऐसे में महात्मा गांधी ने इस जोड़ी को समर्थन दिया और ये सार्वजनिक बयान दिया, जिसमें उनका मीडिया से अनुरोध भी शामिल था। मैं अपमानजनक पत्रों के लेखकों को अपने गुस्से को कम करने के लिए इस शादी में आकर नवयुगल को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने ही राजनीतिक छवि बनाए रखने के लिए फिरोज और इंदिरा को गांधी लगाने का सुझाव दिया था। स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी ने पिता जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब इंदिरा अपने पिता के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। उनके दोनों बेटे उनके साथ, लेकिन फिरोज ने तब इलाहाबाद रुकने का ही निर्णय किया था, क्योंकि फिरोज तब दी नेशनल हेराल्ड में एडिटर का काम कर रहे थे। इस न्यूज़पेपर को मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था। नेहरू परिवार वैसे भी भारत के केंद्र सरकार में मुख्य परिवार थे, इसलिए इंदिरा का राजनीति में आना ज़्यादा मुश्किल और आश्चर्यजनक नहीं था। उन्होंने बचपन से ही महात्मा गांधी को अपने इलाहाबाद वाले घर में आते जाते देखा था, इसलिए उनकी देश और यहाँ की राजनीति में रुचि थी। 1951-52 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने पति फिरोज गांधी के लिए बहुत सी चुनावी सभाएं आयोजित की और उनके समर्थन में चलने वाले चुनावी अभियान का नेतृत्व किया। उस समय फिरोज रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे। जल्द ही फिरोज सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ा चेहरा बन गए। उन्होंने बहुत से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश किया, जिसमें बीमा कंपनी और वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी का नाम शामिल था। वित्त मंत्री को तब जवाहरलाल नेहरू का करीबी माना जाता था। इस तरह फिरोज राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के मुख्य धारा में सामने आए और अपने थोड़े से समर्थकों के साथ उन्होंने केंद्र सरकार के साथ अपना संघर्ष जारी रखा। लेकिन 8 सितंबर 1960 को फिरोज की हृदयघात से मृत्यु हो गई। 1959 में इंदिरा को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया था, जो जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख एडवाइजर टीम में शामिल थी।
27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा ने चुनाव लड़ने का निश्चय किया और वो जीत भी गई। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय दिया गया। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में देहांत के बाद अंतरिम चुनाव में उन्होंने बहुमत से पार विजय हासिल की और प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां प्रिंसिपल्स के उन्मूलन के लिए प्रिंसिपल राज्यों के पूर्व शासकों और 4 प्रीमियम तेल कंपनियों के साथ भारत के 14 सबसे बड़े बैंकों के 1969 राष्ट्रीयकरण के प्रस्तावों को पास करवाना था। उन्होंने देश में खाद्य सामग्री को दूर करने में रचनात्मक कदम उठाए और देश को परमाणु युग में 1974 में भारत के पहले भूमिगत विस्फोट के साथ नेतृत्व किया। वास्तव में 1971 में इंदिरा को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा था। युद्ध की शुरुआत तब हुई थी जब पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाएं अपनी स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए बंगाली पूर्वी पाकिस्तान में गई। उन्होंने 31 मार्च को भयानक हिंसा के खिलाफ बात की, लेकिन प्रतिरोध जारी रहा और लाखों शरणार्थियों ने पड़ोसी देश भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया। इन शरणार्थियों की देखभाल में भारत में संसाधनों का संकट होने लगा। इस कारण देश के भीतर भी तनाव काफ़ी बढ़ गया। हालांकि भारत के ने वहाँ के लिए संघर्षरत स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन किया। स्थिति तब और भी जटिल हो गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चाहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो, जबकि इधर चीन पहले से पाकिस्तान को हथियार दे रहा था और भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति, दोस्ती और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में आम जन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिनमें हिंदुओं को मुख्य रूप से लक्षित किया गया। नतीजतन लगभग 10 मिलियन पूर्वी पाकिस्तानी नागरिक देश से भाग गए और भारत में शरण मांगी। भारी संख्या में शरणार्थी होने की स्थिति में इंदिरा गांधी को पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ अवामी लीग के स्वतंत्रता के संघर्ष को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। भारत ने सैन्य सहायता प्रदान की और पश्चिम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए सैनिकों को भी भेजा। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने जब भारत के बेस पर बमबारी की तब युद्ध शुरू हुआ। तब इंदिरा ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के महत्व को समझा और वहां के स्वतंत्रता सेनानियों को शरण देने एवं बांग्लादेश के निर्माण को समर्थन देने की घोषणा की। 9 दिसंबर को निक्सन ने यूएस के जलपोतों को भारत की तरफ रवाना करने का आदेश दिया, लेकिन 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंततः 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पश्चिमी पाकिस्तान बनाम पूर्वी पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हुआ। पश्चिमी पाकिस्तानी सशस्त्र बल ने भारत के सामने आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर किए, जिससे एक देश का जन्म हुआ जिनका नाम बांग्लादेश रखा गया। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में भारत की जीत ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को एक चतुर राजनीतिक नेता के रूप में पहचान दिलाई। इस युद्ध में पाकिस्तान का घुटने टेकना न केवल बांग्लादेश और भारत के लिए बल्कि इंदिरा के लिए भी एक जीत थी। इस कारण ही युद्ध की समाप्ति के बाद इंदिरा ने घोषणा की कि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो किसी भी दबाव में काम करे, फिर चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई देश। 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़ी मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत प्रदर्शन किया। उसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीके का इस्तेमाल किया था और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इस बात ने आग का काम किया। इस फैसले में इंदिरा को तुरंत अपनी सीट खाली करने का आदेश दिया गया। इस कारण लोगों में उनके प्रति क्रोध भी बढ़ गया। श्रीमती गांधी ने 26 जून 1975 के दिन इस्तीफा देने के बजाय देश में अशांत राजनीतिक स्थिति के कारण आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल के दौरान उन्होंने अपने सभी राजनीतिक दुश्मनों को कैद करवा दिया। उस समय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को रद्द कर दिया गया और प्रेस को भी सख्त सेंसरशिप के तहत रखा गया था। गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण और उनके समर्थकों ने भारतीय समाज को बदलने के लिए कुल अहिंसक क्रांति में छात्रों, किसानों और श्रम संगठनों को एकजुट करने की मांग की। बाद में नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। 1977 के प्रारंभ में आपातकाल को हटाते हुए इंदिरा ने चुनाव की घोषणा की। उस समय जनता ने आपातकाल और नसबंदी अभियान के बदले में इंदिरा का समर्थन नहीं किया। माना जाता है कि आपात स्थिति के दौरान उनके छोटे बेटे संजय गांधी ने देश को पूर्ण अधिकार के साथ चलाने की कोशिश की और झोपड़पट्टी के घरों को सख्ती से हटाने का आदेश दिया और एक बेहद अलोकप्रिय नसबंदी कार्यक्रम ने इंदिरा को विपक्ष में कर दिया था। लेकिन फिर भी 1977 में इंदिरा ने आत्मविश्वास से कहा कि उन्होंने विपक्ष को तोड़ दिया है। उन्होंने चुनाव की मांग की। मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उभरते जनता दल गठबंधन ने उन्हें हराया था। पिछली लोकसभा में 350 सीटों की तुलना में कांग्रेस केवल 153 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी।
जनता पार्टी के सहयोगियों के मध्य के आंतरिक संघर्ष का इंदिरा गांधी ने फायदा उठाया। उस दौरान इंदिरा गांधी को संसद से निष्कासित करने के प्रयास में सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। हालांकि उनकी यह रणनीति उन लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध रही और इससे इंदिरा गांधी को सहानुभूति मिली और आखिर में 1980 के चुनाव में कांग्रेस एक विशाल बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई और इंदिरा गांधी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बन गए। 1981 के सितंबर महीने में एक सिख आतंकवादी समूह खालिस्तान की मांग कर रहा था और इसी आतंकवादी समूह ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया। मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद इंदिरा गांधी ने सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार करने के लिए पवित्र मंदिर में जाने का आदेश दिया। सेना ने टैंक और भारी तोपखाने का सहारा लिया। हालांकि सरकार ने इस तरह आतंकवादी खतरे को कम करने की बात की थी, लेकिन इससे कई निर्दोष नागरिकों का जीवन छीन गया। इस ऑपरेशन को भारतीय राजनीति इतिहास में एक अद्वितीय त्रासदी के रूप में देखा गया था। हमले के प्रभाव में देश में सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि हुई। कई सिखों ने विरोध में सशस्त्र और नागरिक प्रशासनिक कार्यालय से इस्तीफा दे दिया और कुछ ने अपने सरकारी पुरस्कार भी वापस लौटा दिए। इस पूरे घटनाक्रम से तत्कालीन परिस्थितियों में इंदिरा गांधी की राजनीतिक छवि भी खराब हो गई थी। 31 अक्टूबर 1984 को गांधी के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर में हुए नरसंहार के बदले में कुल 31 बुलेट मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। ये घटना सफदरजंग रोड नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में उनके घर को म्यूजियम बनाया गया, जिसे इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी है। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1972 में उन्हें बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए मैक्सिकन अवार्ड से नवाजा गया। फिर 1973 में सेकेंड एनुअल मेडल FAO और 1976 में नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी में साहित्य वाचस्पति का अवार्ड दिया गया।